चुनावी राज्यों में चल रहे प्रचार में राम मंदिर का मुद्दा खूब उठा और इसी बीच पूरी योगी कैबिनेट कल रामलला की शरण में होगी। जहां पर दर्शन पूजन के बाद योगी सरकार अयोध्या को लेकर अहम फैसला लेगी। साथ ही माना यह भी जा रहा है कि इसी मीटिंग के बाद कैबिनेट का विस्तार भी होगा। रिपोर्ट दिखाने से पहले कैबिनेट बैठक की टाइमलाइन आपको बता देते हैं। 11 बजे सीएम योगी अयोध्या में रामकथा पार्क पहुंचेंगे। उसके बाद 11:15 बजे सीएम योगी हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। वहीं 11:30 बजे मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करेंगे और दर्शन पूजन के बाद 12 बजे रामकथा संग्रहालय में कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें अयोध्या से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। हालांकि अयोध्या में 9 नवंबर को कैबिनेट बैठक सिर्फ संयोग है या प्रयोग, इसी पर दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य पूरा होने जा रहा है। चुनावी राज्यों में चल रहे प्रचार में राम मंदिर का मुद्दा खूब मुखर है। बीजेपी के स्टार प्रचारक पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तक 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की तारीख याद दिलाकर एक अहम वादे को पूरा करने की घोषणा कर रहे हैं। इस चुनावी संग्राम के बीच गुरुवार को पूरी योगी कैबिनेट रामलला की शरण में होगी। दर्शन पूजन के बाद सरकार अयोध्या में ही अहम फैसले लेगी। इनलैंड वाटर अथॉरिटी के गठन पर मोहर लगेगी। अयोध्या से जुड़े धार्मिक प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। सांस्कृतिक और पर्यटन के लिहाज से भी अहम रामनगरी अयोध्या को और भव्य रूप दिया जाएगा। 30,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं पर काम चल रहा है। 2017 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार के शीर्ष एजेंडे में रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार को मिलाकर इस समय 30,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं पर काम चल रहा है और 9 नवंबर को ही अयोध्या में कैबिनेट की बैठक क्यों, इसके पीछे के मायने भी खास है। 9 नवंबर की तारीख अयोध्या के लिए काफी मायने रखती है। यह 9 नवंबर अयोध्या के लिए ऐतिहासिक है। वजह भी साफ है। दरअसल अयोध्या में 9 नवंबर 1989 को पहली बार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। यही नहीं, 9 नवंबर 2019 को रामलला के मंदिर का रास्ता साफ हुआ था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर के पक्ष में आया था। वो 9 नवंबर की ही तारीख थी। अब योगी सरकार 9 नवंबर को अयोध्या में पहली बार कैबिनेट की बैठक करने जा रही है। कैबिनेट की बैठक के लिए 9 नवंबर की तारीख है अहम। 9 नवंबर 1989 में पहली बार अयोध्या में शिलान्यास हुआ था। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय आया। 9 नवंबर 2023 को कैबिनेट बैठक से नया इतिहास लिखा जाएगा। तो दूसरी तरफ कैबिनेट की बैठक और कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ की राज्यपाल से मुलाकात के भी मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि 10 नवंबर को ही योगी कैबिनेट का विस्तार होना है, जिसमें 8 नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। उन नामों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा जो अति पिछड़े हैं, अति दलित हैं। इसके साथ ही कुछ सामान्य वर्ग के विधायक भी इस सूची में आएंगे। विशेष रूप से जिस तरह प्रयास कर रहे हैं, भागदौड़ शुरू हुई है, उसमें ओम प्रकाश राजभर पहले ही कह चुके हैं कि साहब वो जल्दी मंत्री बनने वाले हैं। यानी कि इस बार कैबिनेट की बैठक और कैबिनेट विस्तार चुनावी लिहाज से काफी अहम है। एक तरफ बीजेपी चुनावी राज्यों में राम मंदिर का मुद्दा उठा रही है, तो वहीं कैबिनेट में ओबीसी वर्ग के चेहरे को शामिल कर 24 के लिए बड़ा संदेश देने की कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगे बढ़ते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनसंख्या नियंत्रण वाले बयान पर घिर चुके हैं। नीतीश कुमार ने जिस तरह सदन में महिलाओं को अपमानित किया है, बिहार की बहन बेटियों को लज्जित किया है, अब पूरे देश में उसकी निंदा हो रही है। यहां तक कि पीएम मोदी ने भी सीएम नीतीश कुमार पर जबरदस्त हमला बोला, जिसके बाद मामला और बिगड़ता देख नीतीश कुमार माफी मांगने लगे। पीएम मोदी ने कहा है कि इंडी गठबंधन के नेता को शर्म नहीं आती, जो शर्मनाक बयान दे रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने कहा, माफी मांगते हुए कहा है कि मैं अपनी निंदा करता हूं, मुझे माफ कर दो।
पीएम मोदी ने कहा, विधानसभा के अंदर भद्दी भाषा का इस्तेमाल किसी मुख्यमंत्री को शोभा देता है क्या? तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा, मैं शर्म महसूस कर रहा हूं, मेरे से गलती हो गई है। जब पीएम मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार ने माताओं बहनों का अपमान किया है, तो महिला वोट बैंक की फिक्र में नीतीश कुमार ने कहा कि मैं अपनी बात को वापस लेता हूं। लेकिन क्या यह माफी काफी है? आपको इसी पर दिखाते हैं एक रिपोर्ट। जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण पर ज्ञान दे रहे थे, महिलाओं का अपमान कर रहे थे और इस अंदाज में सेक्स एजुकेशन को उछाल रहे थे कि उन्होंने अपनी पगड़ी ही उछाल दी। बिना संकोच झिझक नीतीश कुमार ने जिस तरह भरी सभा में महिलाओं को शर्मिंदा किया, बिहार की बेटियों को लज्जित किया, वो अब सियासी मुद्दा बन चुका है। क्योंकि जब नीतीश का तंजनुमा सुरूर उतरा तो वो खुद घुटने पर आ गए, हाथ जोड़ लिए और खुद की निंदा करने लगे। जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए। कोई बात कहा है, अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस। नीतीश कुमार को एहसास हो चुका है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। उन्हें पता चल चुका है कि उन्होंने बिहार की बहन बेटियों को लज्जित किया और उन्हें इस बात की समझ आ चुकी है कि अब महिला वोट बैंक पर भी उनके इस शर्मनाक बयान से फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि बीजेपी इसे मुद्दा बना चुकी है। यहां तक कि पीएम मोदी ने भी नीतीश पर करारा हमला किया है। जो इंडिया अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडिया अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है, ऐसी भाषा में भद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। कभी आरक्षण वाला दाव तो कभी जातीय जनगणना पर चुनाव नीतीश कुमार की सियासी फितरत है। लेकिन उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि इंजीनियर नीतीश जब सेक्स एजुकेशन पर बात करेंगे तो इस लेवल तक गिर जाएंगे कि पूरा बिहार शर्म से लाल हो जाएगा। हैरानी तो इस बात की भी है कि जहां बीजेपी नीतीश को विवादित ज्ञान के लिए कोस रही है, तो वहीं आरजेडी उनका समर्थन कर रही है। और मुख्यमंत्री जी एकदम गलत शब्द बोले, वो नहीं बोलना चाहिए। अरे भाई शादी होगा, जब बेटा बेटी की हम शादी करेंगे तो परिवार आगे नहीं बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा। और मुख्यमंत्री जी ऐसा शब्द बोले हैं, हम लोग बोल नहीं सकते। वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वजीर आला हैं, और वहाँ पर वो इस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने कहा है, बिल्कुल ही एक वल्गर किस्म की लैंग्वेज थी। उसको वो कह सकते थे कि जब जितनी महिला ज़्यादा पढ़ेंगी वो
अपनी औलाद को कब पैदा करना वो वक्त तय करेंगे, मगर बजाय उसके इस तरह से बिल्कुल ही एक वल्गर तरीके से उन्होंने जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है अपने एक्शन से, अपनी अल्फाज से, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। खैर, बैठे बिठाए बीजेपी को नया मुद्दा मिल चुका है, क्योंकि पहले महिलाओं का अपमान, फिर शर्मनाक बयान पर माफी वाला ज्ञान नीतीश के सियासी करियर पर ग्रहण लगाने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात चलिए बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार सियासी मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है, जिसमें एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और तीसरे मोर्चे पर बीएसपी इस बार अकेले चुनावी मैदान में है, जिससे बीजेपी को बम्पर फायदा मिलने वाला है। और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 80 में से 80 सीटों का लक्ष्य रखा है, उसमें भी काफी हद तक सफलता मिल सकती है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे बीएसपी के अकेले चुनाव लड़ने से बीजेपी की बल्ले बल्ले होने वाली है। उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। एक सीट पर 3 उम्मीदवार ताल ठोकने वाले हैं, जिससे बीजेपी की राह और आसान होने वाली है। मायावती एकला चलो की राह पर हैं। अखिलेश यादव अब तक कांग्रेस के साथ मैदान में है और बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ 80 में 80 के लक्ष्य पर आगे बढ़ रही है, जिससे इस बात की उम्मीद काफी बढ़ जाती है कि मायावती और अखिलेश यादव आपस में एक दूसरे का वोट काटेंगे, जिसका फायदा बीजेपी को होने वाला है। यूपी में बीजेपी मिशन 80 की राह पर तत्पर है। एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच रार तेज हो गई है। इस बीच इस चुनाव में मायावती की भूमिका पर भी चर्चा तेज हो गई है। मायावती ने इंडी गठबंधन से दूरी बना रखी है, ऐसे में इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। पिछले लोकसभा चुनाव के आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 7 सीटों पर हार मिली थी, लेकिन 2019 में सपा और बसपा के साथ लड़ने से बीजेपी 16 सीटों पर हार गई। यानी बीएसपी के अकेले लड़ने से बीजेपी की राह आसान दिख रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सा दल किससे गठबंधन करेगा या अलग लड़ेगा, यह गौड़ बात है। विषय गंभीर ये है कि 52% वोट देकर के पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को दोबारा से अपना प्रधानमंत्री चुना था और इस बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए कटिबद्ध है। भारतीय संविधान को बचाने के लिए कौन लोग लड़ रहे हैं? पूरे उत्तर प्रदेश में दलित गौरव संवाद के नाम से हम लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। रही बात बसपा सुप्रीमो बहन जी की, तो अगर उनको दलित समाज के जो हित हैं, जो संविधान पे हमला हो रहा है, अगर उनकी चिंता होगी तो वो जरूर जो है इंडिया अलायंस का हिस्सा बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने में हमारी मदद करेंगे। तो क्या बीजेपी का मिशन 80 पूरा होने वाला है? क्या बीजेपी हर सीट पर भगवा लहराने वाली है? क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ इतिहास रचने वाली है? क्योंकि उत्तर प्रदेश का त्रिकोणीय मुकाबला कुछ ऐसे ही संकेत दे रहा है। आजमगढ़ उपचुनाव की बात करें तो एसपी और बीएसपी अलग अलग चुनाव लड़ी। बीजेपी 8,500 वोटों से जीत गई। 2014 के चुनाव में गाजीपुर सीट को समझे तो बीएसपी और एसपी अलग अलग लड़ी। बीजेपी 32,000 वोटों से जीत गई। अब गाजीपुर सीट पर ही 2019 के चुनाव परिणाम को समझे तो बीएसपी और एसपी साथ-साथ लड़ी। बीजेपी 1,20,000 वोट से हार गई। ऐसा ही परिणाम 2014 के चुनाव में कई और सीटों पर देखने को मिला। यानी अगर बीएसपी 2014 में अकेले चुनाव लड़ती है तो इसका फायदा बीजेपी को होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ साथ लड़ने से कोई खास फर्क बीजेपी को नहीं पड़ने वाला। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से नितिका दीक्षित की रिपोर्ट। चलिए बात राहुल गांधी वरुण गांधी की कर लेते हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या केदारनाथ में राहुल गांधी और वरुण गांधी की मुलाकात के सियासी मायने भी हैं या ये एक सिर्फ औपचारिक मुलाकात थी? क्योंकि जिस तरह इन दिनों बीजेपी सांसद वरुण गांधी पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी कर रहे हैं और बीजेपी के अभियान से दूरी बना रहे हैं, ऐसे में दोनों भाइयों के बीच की मुलाकात को राजनीतिक रंग दिया जाना लाजमी है।
हालांकि इस बात पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। अकेले में दोनों नेताओं के बीच बात हुई तो हुई क्या दोनों के बीच इस दरार 2024 से पहले भरने वाली है? इस तरह की कोई बात हुई? आइए इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पीलीभीत से क्या बीजेपी अपना उम्मीदवार बदलने जा रही है? क्या वरुण गांधी का पत्ता कटने वाला है? क्या वरुण गांधी कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं? या फिर वरुण गांधी की राहुल गांधी से मुलाकात सिर्फ औपचारिकता भर है? क्योंकि जब राहुल गांधी केदारनाथ यात्रा पर थे तो उनकी मुलाकात बीजेपी सांसद वरुण गांधी से हुई और फिर सियासी कयासबाजी शुरू हो गई। केदारनाथ में राहुल गांधी और वरुण गांधी की मुलाकात से सियासत गरमाई। अरसे बाद केदारनाथ में मिले दो भाई। ये भी बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने वरुण गांधी की बेटी को दुलार भी किया। दोनों में अकेले में कुछ बातें भी हुईं। लिहाजा राजनीतिक गलियारों में इस बात और मुलाकात की चर्चा होना लाजमी है। राहुल गांधी भले ही केदारनाथ की यात्रा पर थे, लेकिन बीजेपी ने इसे चुनावी यात्रा का नाम दिया। यहाँ तक कि सीएम योगी ने भी राहुल गांधी की केदारनाथ यात्रा पर तंज कसा और बता दिया कि वो केदारनाथ में क्या कर रहे हैं। राहुल जी केदारनाथ दर्शन करने के लिए गए हैं। पार्टी उनकी चुनाव लड़ रही है मध्य प्रदेश में। राहुल जी पहले ही तय कर चुके हैं कि कांग्रेस नहीं आने वाली है, इसलिए वे पहले धाम दर्शन करने चले गए। सच है ना? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? आप मुझे बताइए, जो सज्जन पार्टी के पहले पूर्व अध्यक्ष रहे हो, चुनाव के ऐन वक्त पर वे धाम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो क्या चीजें दिखाती हैं? ये चीजें दिखाती हैं कि न उनकी पार्टी उनको गंभीरता से लेती है और न ही जनता ही उनको गंभीरता से लेती है। यानी राहुल गांधी की केदार यात्रा और इसी दौरान वरुण गांधी से मुलाकात अब उस संभावना को जन्म दे चुकी है जिससे दोनों भाइयों के बीच की दूरी सिमट सकती है। क्योंकि इन दिनों वरुण गांधी का रुख बीजेपी के टर्म्स एंड कंडीशन से इत्तेफाक नहीं रखता। इस यात्रा को राजनीतिक रंग देने वाले लोग स्वयं कहीं न कहीं निर्लज्जता से बात कर रहे हैं। धार्मिक यात्राएं अक्सर सब लोग हम लोग करते हैं और हमारी यात्राएं वोट के लिए नहीं होती हैं। इस बात को भारतीय जनता पार्टी ध्यान रखती है। जहां तक सवाल इसके मतलब निकालने का है, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी के लिए ये एक पॉइंट स्कोर करने वाली चीज़ हो सकती है कि अंततः परिवार के लोग तो परिवार का साथ देते ही हैं, क्योंकि ये बात राजनीति में बड़ा मायने रखती है कि परिवारवाद का अर्थ क्या है और उसके नेगेटिव मतलब क्या हो सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि पीलीभीत में पार्टी ने ओबीसी समाज के एक लोकप्रिय विधायक को यहां से चुनावी मैदान में उतारने का मन बना लिया है। अब बीजेपी की ये रणनीति वरुण गांधी के लिए भारी पड़ सकती है, क्योंकि वरुण गांधी पार्टी के कार्यक्रम से दूर रहे हैं, पार्टी की नीतियों के खिलाफ जा चुके हैं। ऐसे में पीलीभीत में उम्मीदवार बदलने की तैयारी है। बीजेपी ओबीसी फेस को मौका दे सकती है। तो क्या वरुण गांधी को इस बात का अंदेशा पहले ही हो चुका था, या फिर राहुल गांधी से मिलना कोई नई रणनीति का हिस्सा है? सियासी किस्से में कब दोस्त दुश्मन बन जाए और कब दुश्मन भी दोस्त बन जाए, इसे समझ पाना मुमकिन नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा कि डबल इंजन की सरकार में विकास हो रहा है। यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा काम हुआ है, लेकिन कांग्रेस समस्या का नाम है। आतंकवाद, भ्रष्टाचार और नक्सलवाद कांग्रेस की ही देन है, ये कहा सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी समाधान का नाम है, जनता को समस्या नहीं समाधान चाहिए। कांग्रेस तो स्वयं में समस्या का नाम है। भैया बहनों, अंतर फर्क साफ है। एक समस्या है, एक समाधान है। कांग्रेस समस्या है। आतंकवाद कांग्रेस की देन, नक्सलवाद कांग्रेस की देन, उग्रवाद कांग्रेस की देन, भ्रष्टाचार कांग्रेस की देन,
विकास के कार्यों में बैरियर बनना एक कांग्रेस की देन, तो कांग्रेस समस्या का नाम है और बीजेपी समाधान का नाम है। समाधान समाधान। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं होने दिया। जैसे ही उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आई, समस्या का समाधान हुआ। आज रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है और ये प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी के डबल इंजन की सरकार का आज कृतित्व है। केदारनाथपुरी एक नए धाम के रूप में, नई आभा के रूप में देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। उन्होंने उजाला था, मोदी जी ने संवार दिया। और भाइयों बहनों, ऐसे ही काशी विश्वनाथ धाम, काशी में कितने लोग गए? वाराणसी में दर्शन किया वहां काशी विश्वनाथ धाम का। नया काशी विश्वनाथ धाम जाइए, कितना भव्य और दिव्य बन गया है। महाकाल के महालोक में दर्शन करिए, कितना भव्य बन गया है। उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर के निर्माण के साथ साथ नई अयोध्या को एक बार देखेंगे, आप भी अचरज में पड़ जाएंगे कि वाह, यही अयोध्यापुरी है जिसमें भगवान राम ने जन्म लिया था। भाइयों बहनों, ये है डबल इंजन सरकार के कार्य, जो बोलती नहीं है करके दिखाती है, बोलती कम है करती ज्यादा है। खबर बरेली से, जहां पर एक दूल्हा बारात लेकर गया लेकिन दहेज को लेकर लड़की पक्ष के साथ उसकी कहासुनी हो गई, जिसके बाद तो बारात को वापस लौटना पड़ा। ये आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए समझते हैं कि वहां पर किस तरीके के हालात बढ़ गए होंगे। लड़की के घर पर बारात आई हुई है, लेकिन यहाँ पर तो हंगामा बरपा हुआ है। लड़का और लड़की पक्ष के बीच में गर्मा गर्म बहस चल रही है। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि बिना दुल्हन के ही बारात वापस लौट गई। लड़की के घर वालों के मुताबिक दहेज में बाइक ना मिलने से दूल्हा भड़क गया। आरोप है कि दूल्हे ने लड़की के घर वालों से मारपीट की, वहां पर मौजूद महिलाओं के साथ में बदसलूकी भी की। ये भी आरोप है कि उसने तमंचा निकाल लिया। बाइक के अलावा कूलर, वॉशिंग मशीन के साथ में कोट पैंट की भी मांग की गई थी। हमारी लड़की की बारात थी, जब वो दहेज में पहुंचे, वहाँ गाड़ी, फ्रिज, कूलर, कोट पैंट की मांग करी उन्होंने हमसे। शाहबाद से, जिला रामपुर से। उन्होंने हम जब गाड़ी में ये गाड़ी उड़ी ये सामान नहीं देखा तो भाग गए। फिर वो कि पहले तो था आपको सब ये, फिर अभी मांगी थी उन्होंने? अभी मांगी थी उन्होंने, पहले से ये बात नहीं हमें नहीं बताई थी उन्होंने। बरेली के सिरोली कस्बे का मामला है, जहां पर सिरोली के रहने वाली लड़की का रामपुर के शाहबाद के युवक से निकाह होना था। 6 नवंबर को बारात आई। लड़की पक्ष ने बारातियों की जमकर खातिरदारी भी की, लेकिन दहेज पर दोनों पक्षों की ठन गई। लड़की वालों का आरोप है कि निकाह तय करते वक्त दहेज में सामान देने की बात नहीं हुई थी और न ही बिचौलिए ने इन्हें इस बारे में बताया। इसके बाद दहेज को लेकर दोनों पक्ष के लोग मारपीट पर उतर आए।